welcome to Shrikarni Academy. Here I am, Deepika Jain, standing in front of you as your business studies educator. How's you all? कैसे हैं आप सब लोग? I hope all you are fit and fine और बोर्ड की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे because एग्जाम्स आने वाले हैं. तो बोर्ड में सबको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं. सब चाहते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या आरबीएसई बोर्ड से, सब बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं. तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करना जरूरी होता है. तो आज मैं एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ, इसीलिए आपके सामने बिजनेस स्टडीज का प्रबंध की प्रकृति और महत्व. हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडीज का कि प्रबंध की प्रकृति और महत्व. मैंने मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस में आपको प्रबंध क्या होता है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव, कि प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या होते हैं और इसका हमारे लिए क्या महत्व है, ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था. अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रबंध की प्रकृति क्या होती है, यानी व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे रिलेटेड एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं. तो प्रबंध की प्रकृति को समझते हैं. चलिए उससे पहले क्विक रिवीजन मैं आपको एक बार वापस से क्या समझा देती हूँ कि प्रबंध किसे कहते हैं, प्रबंध की क्या डेफिनेशन है. तो प्रबंध एक ऐसा वातावरण तैयार करने और उसको बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करते हैं. इसका मतलब प्रबंध क्या है? प्रबंध एक पर्यावरण है जो किस लिए कार्य करता है, एक ऐसे पर्यावरण को बनाने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए, कैसे कार्य कर रहे हैं, समूह में कार्य करते हुए लक्ष्यों को कुशलता पूर्वक प्राप्त करते हैं. यानी एक संगठन के अंदर प्रबंध वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोगों के द्वारा समूह में कार्य करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है. यानी प्रबंध क्या सुनिश्चित करता है, मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है कि हम संगठन के लक्ष्यों को कितने अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं. प्रबंध की एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि प्रबंध एक परिवर्तनशील वातावरण है जो सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है. यानी अगर हम दोनों डेफिनेशंस को ढंग से पढ़ें तो एक ही कंक्लूजन आपके सामने आता है कि प्रबंध एक ऐसे वातावरण को तैयार करने की प्रक्रिया है जहां लोग मिलजुल कर आपस में कार्य करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हम संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें. प्रबंध के 5 कार्य भी मैंने आपको बताए थे, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण और समन्वय. कि प्रबंध क्या है, प्रबंध नियोजन, संगठन, नियंत्रण और नियुक्तिकरण के माध्यम से संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है. अब जब इन दोनों परिभाषाओं को हम पढ़ लेते हैं तो हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में निकल कर के आता है. वो ये है कि प्रबंध की प्रकृति क्या है. यानी अगर मेरे को प्रबंध के नेचर को डिफाइन करने के लिए कहा जाए कि वो किस तरीके का प्रकृति है उसकी, वो किस तरीके से कार्य करता है, तो प्रबंध की प्रकृति के संबंध में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं प्रचलित हैं. कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रबंध क्या है, एक कला है, यानी कि एक आर्ट है कि हम किस तरीके से प्रबंध कर रहे हैं. हर एक व्यक्ति की अपनी कला है, यानी हर एक व्यक्ति के प्रबंध करने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा. यानी अगर एक ही काम को 2 लोगों को दिया जाए
तो वो दोनों उस काम को क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे। इसीलिए कहा गया कि प्रबंध एक कला है। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि प्रबंध एक विज्ञान के रूप में है। कैसे है? विज्ञान के रूप में। क्यों? क्योंकि इसके अपने सिद्धांत हैं, अपनी अवधारणाएं हैं, जिनके अनुसार ये क्या करता है, कार्य करता है। जबकि तीसरे लोगों ने एक और प्रबंध को परिभाषित करना चाहा कि प्रबंध ना तो कला है ना विज्ञान है, प्रबंध एक पेशा यानी कि प्रोफेशन है, जिसके लिए महाविद्यालयों से डिग्री प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो ये प्रबंध की प्रकृति का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में, बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि प्रबंध एक कला है या विज्ञान, समझाइए और अपने कारणों को भी स्पष्ट कीजिए, या प्रबंध को एक पेशे के रूप में परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं को बताइए। 110% श्योर हो इनमें से कोई एक चीज आपसे एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी कि प्रबंध कला है, विज्ञान है या पेशा है, या तीनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो तीनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, कला, विज्ञान और पेशा। अब प्रबंध ये तीनों है या नहीं, या तीनों में से कोई एक है, या इनमें से कुछ है और कुछ नहीं, ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि प्रबंध की वास्तविक प्रकृति कैसी है, कि क्या प्रबंध एक कला के रूप में कार्य करता भी है या नहीं, क्या प्रबंध में विज्ञान के गुण हैं, या वो पेशे से संबंधित एक गतिविधि है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रबंध एक कला है या नहीं। मेरा पहला प्रश्न यही है, क्या प्रबंध एक कला है? तो कला को समझने के लिए, यानी कि सबसे पहले अगर मैं ये कहूं कि प्रबंध एक कला है, तो मुझे कला को समझना होगा कि कला क्या होती है। हम किस चीज को आर्ट कहेंगे, तो आर्ट के अपने कुछ लक्षण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। तो हम कला की विशेषताओं को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये देखेंगे कि क्या ये विशेषताएं प्रबंध में भी हैं। अगर होंगी तो प्रबंध एक कला है, अगर नहीं होंगी तो प्रबंध एक कला नहीं है। तो कला की सबसे पहली जो विशेषता या लक्षण है वो क्या है? सैद्धांतिक ज्ञान। यह कलाकार मानकर चलती है कि कुछ सैद्धांतिक ज्ञान पहले से है। विशेषज्ञों ने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जो एक विशेष प्रकार की कला के लिए प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए नृत्य, जन संबोधन, भाषण, कला अथवा संगीत पर साहित्य सर्वमान्य है कि किसी भी कला को अगर आप करने जाते हैं तो उसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सिद्धांतों का क्या किया गया है? प्रतिपादन किया गया है। अगर आज भरतनाट्यम आप करना चाहते हैं, यानी आप किस कला में निपुण होना चाहते हैं? नृत्य की कला में निपुण होना चाहते हैं, और आप कौन सा नृत्य करना चाहते हैं? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम की अपनी अलग अलग मुद्राएं होती हैं, जिनका ज्ञान होना आपके लिए क्या हो? आवश्यक हो। अगर आप भाषण देना चाहते हैं तो भाषण के लिए भाषण को लिखने की और बोलने की भी कला है। भाषण किस प्रकार से बोला जाएगा उसके अपने सिद्धांत हैं। संगीत, अगर आप संगीत कला में निपुण होना चाहते हो तो उसके लिए आपको सा रे गा मा पा सा सुरों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सात सुरों से ही संगीत बना है। इसीलिए आप किसी भी कला में निपुण होना चाहें, आपको उसका सैद्धांतिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो कला की पहली विशेषता क्या है? सैद्धांतिक ज्ञान। जब तक आपको किसी भी कला के सैद्धांतिक ज्ञान की जानकारी नहीं है, तब तक आप उस कला में निपुण नहीं हो सकते। आप कोई भी कला को चेक कर सकते हैं। कला की दूसरी विशेषता क्या है? व्यक्तिगत योग्यता का उपयोग। इस मूलभूत ज्ञान का उपयोग व्यक्ति या व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है।
सबसे बड़ी कला की या आर्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि एक बार मैंने आपको सा रे गा मा पा 7 सुरों के बारे में बता दिया, लेकिन उन 7 सुरों का उपयोग 4 व्यक्तियों ने सीखा है तो चारों अलग अलग तरीके से करेंगे। कला इसीलिए एक व्यक्तिगत अवधारणा है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कला एक व्यक्तिगत अवधारणा है। उदाहरण के लिए देखो, इसमें बहुत अच्छा उदाहरण लिखा है कि यदि 2 नर्तक, 2 वक्ता, 2 कलाकार या 2 लेखक अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे ना तो उसमें भिन्नता होगी। आप किन्हीं भी 2 सिंगर को ले लीजिए और उनके गाने सुनिए, क्या गाने एक जैसे लगते हैं आपको? नहीं, सबके गाने अलग अलग होते हैं। आप 2 मूवीज देख लीजिए, उनके राइटर्स की स्टोरी उठा के देखिए, अलग अलग हो गई। बेसिक सिद्धांत तो वही है, नृत्य करना तो उन्हें आता है, लेकिन उनके खुद का नृत्य करने का तरीका क्या होगा? अलग अलग होगा। हर एक व्यक्ति अपनी कला का प्रदर्शन अलग अलग तरीके से करता है। कोई क्लासिकल नृत्य करना चाहता है, कोई हिप हॉप करता है, कोई कंटेम्पररी करना चाहता है। इसका मतलब क्या है? सब अपने नृत्य में भिन्नता लेकर आते हैं और वो भिन्नता उनकी व्यक्तिगत रूप की होती है। यानी हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि कला के बेसिक सिद्धांत कैसे हैं, पर उस कला को उपयोग में कैसे लाना है ये हर एक व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है। इसीलिए कहते हैं कि कला व्यक्तिगत उपयोगिता का उपयोग है, कि एक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। दुनिया में बहुत सारे पेंटर्स हैं और सबकी पेंटिंग अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि सबकी सोचने की शक्ति अलग होती है। तो इसीलिए कला क्या है? एक व्यक्तिगत योग्यता को प्रदर्शित करती है। और तीसरी कला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। सभी कला क्या होती है? व्यवहारिक होती है और कला वर्तमान सिद्धांतों को ज्ञान का रचनात्मक उपयोग करती है। एक आर्टिस्ट जितना क्रिएटिव होता है, जितना रचनात्मक होता है, वो उतना ही सक्सेसफुल होता है। यानी वो अपनी कला को जितनी भिन्न भिन्न तरीके से प्रदर्शित करेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। हम टीवी पे रोज डांसिंग शोज देखते हैं, वहां देखना जो व्यक्ति डांस करने आता है वो रोज अपनी कला में कुछ नई चीज लेकर के आएगा। वो रोज खुद पे क्या करता है? नया एक्सपेरिमेंट करता है, नई क्रिएटिविटी लेकर के आता है। तो कला के लक्षण कैसे हैं? उसमें सैद्धांतिक ज्ञान है, व्यक्तिगत योग्यता है और व्यवहार में रचनात्मकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कला के क्या ये सारे लक्षण प्रबंध में है? क्योंकि हमें कला को नहीं समझना है, हमें समझना किसको था? प्रबंध को। तो इन तीनों विशेषताओं को समझने के बाद में अब मैं अगर आपसे ये पूछती हूँ क्या ये विशेषताएं प्रबंध में होती हैं, तो हाँ, प्रबंध एक कला है क्योंकि वो निम्न विशेषताओं को पूरा करती है। हम कह सकते हैं 100% की प्रबंध भी एक कला है। क्यों? क्योंकि ये निम्नलिखित विशेषताओं को पूरा कर रही है। सबसे पहली विशेषता क्या है इसकी? कि जो एक सफल प्रबंधक होता है वो प्रबंध कला का उद्यम दिन प्रतिदिन के प्रबंध से संबंधित उपयोगी कार्यों में करता है, जो कि अध्ययन, अवलोकन और अनुभव पर आधारित होते हैं। प्रबंध के विभिन्न क्षेत्र हैं जिनसे संबंधित पर्याप्त साहित्य भी उपलब्ध है। ये क्षेत्र हैं विपणन, वित्त, मानव संसाधन, जिनमें प्रबंधक की विशिष्टता प्राप्त करनी होती है और इनके सिद्धांत पहले से ही विद्यमान हैं। हमने सब कला की सबसे पहली विशेषता क्या पढ़ी थी? सैद्धांतिक योग्यता या सैद्धांतिक ज्ञान का होना, कि कला के अपने कुछ सैद्धांतिक ज्ञान है। तो कला के समान एक सफल प्रबंधक के लिए भी क्या आवश्यक है कि वो अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रबंध की कला का क्या करता है? उपयोग करता
वित्त यानी कि फाइनेंस, और मानव संसाधन मतलब ह्यूमन रिसोर्स, इससे संबंधित साहित्य उपलब्ध है, यानी कि इनसे संबंधित सैद्धांतिक ज्ञान भी उपलब्ध है। इसीलिए कहा गया है कि प्रबंध एक कला है, क्योंकि इसमें भी सैद्धांतिक ज्ञान का होना आवश्यक है। जिसको इस सैद्धांतिक ज्ञान का अनुभव नहीं है वो एक प्रबंधक नहीं बन सकता। यानी अगर उसे विपणन, वित्त, मानव संसाधन इससे संबंधित सैद्धांतिक ज्ञानों का अनुभव नहीं है, वो इनके बारे में नहीं जानता है, तो वो कभी भी प्रबंधक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। दूसरी विशेषता हमने क्या पढ़ी? तो दूसरी विशेषता हमने पढ़ी प्रबंध के विभिन्न सिद्धांत हैं जिनका प्रतिपादन कई प्रबंधक विचारकों ने किया, जो कुछ सर्वव्यापी सिद्धांत को अधिकृत करते हैं। कोई भी प्रबंध इन वैज्ञानिक पद्धतियों एवं ज्ञान को दी गई परिस्थितियों के मामले में समस्या के अनुसार अपने विशिष्ट तरीके का उपयोग करता है। पहला हमने पढ़ लिया कि भाई इसके कुछ क्या है, सिद्धांत हैं, तो सैद्धांतिक ज्ञान तो हमें पता चल ही गया है। अब उन सिद्धांतों का वो अपने तरीके से, किस तरीके से, अपने विशिष्ट तरीके से उपयोग करता है। इसका मतलब क्या है? व्यक्तिगत योग्यता। कि मैंने आपको मैनेजमेंट की पूरी बुक घोट के पिला दी, अच्छे से रटा दिया कि प्रबंध के ये सिद्धांत है, पर किस परिस्थिति में मुझे कौन सा सिद्धांत उपयोग में लाना है, ये तो उस व्यक्ति की खुद की समझ पर निर्भर करेगा, उसकी खुद की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करेगा। ये जरूरी नहीं है कि प्रबंध जानने वाले सभी व्यक्ति एक कुशल प्रबंधक हों। कुशल प्रबंधक कौन होगा? जो परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय ले पाएगा। जैसे एक डॉक्टर की जानकारी सबको है, डॉक्टर की पढ़ाई सब करते हैं, पर क्या सारे डॉक्टर इतने पॉपुलर हो जाते हैं? क्या सभी डॉक्टरों को ख्याति प्राप्त हो जाती है? क्या सभी डॉक्टरों के पास पेशेंट जाने लगते हैं? नहीं, पेशेंट उसी डॉक्टर के पास में जाता है या मरीज उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसको बीमारी की सही समझ होती है, जो ये जानता है कि इस बीमारी के लिए मुझे ये वाली दवाई लेनी है। तो उसी तरीके से प्रबंधकी से सैद्धांतिक ज्ञान का होना जरूरी नहीं है, ये भी होना जरूरी है कि किस समस्या के लिए उसको किस तरीके से निपटाया जाएगा, ये उसकी व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता है। इसीलिए प्रबंध एक कला है कि प्रबंधक अपनी योग्यता के अनुसार समस्याओं का समाधान करता है। तो सैद्धांतिक ज्ञान भी हो गया, व्यक्तिगत योग्यता भी प्रबंधक में है। तीसरी विशेषता, एक प्रबंधक इस बात का ज्ञान परिस्थितिजन्य वास्तविकता के परिदृश्य में व्यक्तिगत योग्यता एवं दक्षता के अनुसार उपयोग करता है। वह संगठन की गतिविधियों में लिप्त रहता है, नाजुक परिस्थितियों का अध्ययन करता है एवं अपने सिद्धांतों का निर्माण करता है, जिन्हें दी गई परिस्थितियों के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। इससे प्रबंध की विभिन्न शैलियों का क्या होता है? जन्म होता है। तो कला की तीसरी विशेषता क्या थी? व्यवहार एवं रचनात्मकता पढ़ी थी हमने, अभी हाल पढ़ाया था मैंने आपको तीसरी विशेषता। तो ये देखो, एक प्रबंधक भी यही कार्य कर रहा है कि वो अपने ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार अपनी व्यक्तिगत योग्यता और दक्षता के अनुसार उपयोग करता है। वो संगठन की परिस्थितियों और गतिविधियों में लिप्त रहता है, यानी कि वो संगठन की हर गतिविधि को जानता है। वो ये जानता है कि कौन सी परिस्थिति नाजुक है, यानी कि अगर उसने कोई गलत निर्णय लिया तो व्यवसाय को हानि हो सकती है। इस समय वो अपने खुद के सिद्धांतों का निर्माण करता है, यानी कि क्या दिखाता है? रचनात्मकता या क्रिएटिविटी शो करता है, जिन्हें दी गई परिस्थितियों के अनुसार वो उपयोग में लाता है।
जो एक कुशल कलाकार करता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि प्रबंध एक कला है। प्रबंध की कला होने के पश्चात ये तो निश्चित हो गया कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि क्या प्रबंध एक कला है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, प्रबंध एक कला है। क्यों? क्योंकि प्रबंध में एक कला की समस्त विशेषताएं क्या होती हैं? विद्यमान होती हैं। प्रबंध का भी कला के समान सैद्धांतिक ज्ञान है। प्रबंध को करने के लिए भी कलाकार के समान रचनात्मकता एवं व्यवहारिकता की होने की आवश्यकता होती है और प्रबंध व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार किया जाता है। इसीलिए हम कहेंगे कि प्रबंध 100% निश्चित रूप से क्या है? एक कला है। मैनेजमेंट इज अ आर्ट। क्लियर? अब एक और आपके सामने क्वेश्चन यहीं पे निकल कर आ जाता है कि क्या प्रबंध एक विज्ञान है? मैंने पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि क्या प्रबंध एक कला है, तो आप सबने मुझे आंसर दिया यस मैम, प्रबंध एक कला है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैनेजमेंट इज अ साइंस और नॉट? क्या प्रबंध एक विज्ञान भी है? क्या हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ साइंस और नॉट? मैं श्योर हूं एग्जाम के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट और साइंस, एक्सप्लेन इट। प्रबंध कला है या विज्ञान, समझाइए। तो कला का आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि प्रबंध एक कला है। अब अगला प्रश्न हमारे सामने आया है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस भी है? तो प्रबंधक एक क्रमबद्ध ज्ञान का समूह होता है, किन्हीं सामान्य सत्य अथवा सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। यानी जो प्रबंध है वो भी क्या है? क्रमबद्ध ज्ञान का समूह होता है और सामान्य सत्यों और सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट करता है या उन पर आधारित होता है। वापस वही प्रश्न, पहले मैं विज्ञान को समझूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि प्रबंध एक विज्ञान है या नहीं। तो बताइए विज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? आप सबने 10th तक विज्ञान पढ़ा है, साइंस को अच्छे से पढ़कर आए हो, तो हम किस चीज को विज्ञान कहेंगे? तो विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता होती है क्रमबद्ध ज्ञान का समूह। विज्ञान के अंदर हम नियंत्रित रूप से किसी तथ्य का अध्ययन करते हैं और उसके बाद उससे संबंधित नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। इसके सिद्धांत कारण एवं परिणाम के बीच में आधारित होते हैं। यानी कि साइंस में कही गई कोई भी बात बेतुकी नहीं होती है। साइंस में कही हर बात में, यानी विज्ञान में जो भी बातें कही गई हैं साइंस में, उन सभी बातों के अपने तर्क होते हैं। उदाहरण के लिए अगर पेड़ से टूटकर कोई सेब पृथ्वी पर आकर गिरता है तो उस घटना को क्या कहा गया? गुरुत्वाकर्षण कहा गया और उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया। न्यूटन ने जन्म दिया था इस सिद्धांत को कि न्यूटन ने क्या कहा कि अगर पेड़ से कोई सेब गिरा तो वो धरती पर ही क्यों आया? आकाश में क्यों नहीं चला गया? हवा में लटक कर क्यों रह गया? हवा में लटक कर क्यों नहीं रह गया? आकर जमीन पर ही क्यों गिरा? तो इस एक घटना के पीछे, इस एक कारण के पीछे उन्होंने क्या परिणाम निकाल कर दिए? गुरुत्वाकर्षण के, कि पृथ्वी की कोई चीज है, पृथ्वी की एक शक्ति है जो चीजों को अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। तो इस तरीके से विज्ञान के अंदर हर एक कारण के अपने क्या होते हैं? तर्क होते हैं, जिसके आधार पर वो निश्चित परिणाम देते हैं। यानी उनके पास हर घटना के घटित होने का एक उचित कारण होता है, क्योंकि वो उस घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की सबसे पहली विशेषता समझ में आई आप लोगों को? क्रमबद्ध ज्ञान का समूह।
क्योंकि इसके अपने स्वयं के क्या है, सिद्धांत है। परीक्षण पर आधारित विज्ञान हर चीज के क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। हम रोज हमारे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में पढ़ते हैं, रोज न्यूज़पेपर में आते हैं कि आज वैज्ञानिकों ने ये परीक्षण किया, आज वैज्ञानिक ये देखना चाह रहे हैं कि मार्स पर जल है या नहीं, मंगल पर कितना जल है, मंगल पर क्या लोग रह सकते हैं। हमने 10th तक भी जब विज्ञान को पढ़ा तब भी हमने देखा कि हमने अलग अलग प्रयोग करके अलग अलग बातों को क्या किया, सिद्ध किया। तो वैज्ञानिक सिद्धांतों को पहले अवलोकन के माध्यम से विकसित किया जाता है, फिर नियंत्रित परिस्थितियों में बार बार परीक्षण करके उसकी जांच की जाती है। यानी हर वैज्ञानिक अपनी बात को पुष्टि करता है अलग अलग एक्सपेरिमेंटों के साथ में। फिर व्यापक वैधता, वैज्ञानिक सिद्धांत वैधता एवं उपयोग के लिए सार्वभौमिक होते हैं। वैधता यानी कि ये करेक्ट होते हैं, इनको आप गलत नहीं कह सकते। कि अगर किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिद्धांत गलत है। क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत, कि हम जितना भी फोर्स लगाएंगे उसका इक्वल फोर्स वापस आएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ये सब चीजें क्या है, सही है, इनकी व्यापक वैधता होती है। तो विज्ञान की ये 3 मूलभूत विशेषताएं हैं। सबसे पहला क्रमबद्ध ज्ञान का समूह, दूसरा परीक्षणों पर आधारित होता है और तीसरा व्यापक वैधता होती है। अब विज्ञान को हमने समझ लिया, क्या प्रबंधक भी ये कार्य करता है? क्या प्रबंध भी एक विज्ञान है? मैनेजमेंट इज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट में भी ये तीनों गुण मिलते हैं? तो चलिए चेक करते हैं। इस प्रश्न का भी आंसर जानते हैं। विज्ञान को जान लिया तो अब ये भी जान लेते हैं क्या प्रबंध भी विज्ञान है या नहीं। तो प्रबंध में विज्ञान के रूप में कुछ विशेषताओं को धारण करता है। यानी कि एक प्रबंध में विज्ञान की कुछ विशेषताएं तो उपलब्ध होती ही हैं। कौन कौन सी विशेषताएं उपलब्ध होती हैं? तो प्रबंध भी क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है। जैसे विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान का समूह था, वैसे ही प्रबंध भी क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है। इसके भी अपने सिद्धांत और नियम हैं जो समय समय पर क्या किए गए हैं, विकसित हुए हैं। लेकिन ये अन्य विषयों पर भी आधारित है, जैसे अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान, गणित यानी मैथमेटिक्स। अन्य किसी भी संगठित क्रिया के समान प्रबंध को भी अपनी शब्दावली एवं अवधारणाओं का शब्दकोश है। तो प्रबंध को भी हम एक विज्ञान कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है। इसमें भी जब तक आप प्रबंध को अच्छे से नहीं पढ़ लेते, उसके परिभाषाओं को आप नहीं जान लेते, उसके कार्यों को आप नहीं जान लेते, उसके सिद्धांतों को आप नहीं समझ लेते, तब तक आप एक प्रबंधक के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रबंध के अपने खुद के भी क्या है, सिद्धांत और नियम है, जो समय समय पर क्या हुए, विकसित हुए। इसके साथ साथ प्रबंध कई अलग अलग विषयों से भी आधारित होता है या उनसे भी प्रेरणा लेता है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, गणित हो या फिर मनोविज्ञान हो। एक बात मैंने हमेशा बताई है कि जब भी हम किसी विषय को पढ़ते हैं ना, तो उसकी टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली आना हमें बहुत जरूरी है। अगर उसकी शब्दावली हमें नहीं आएगी ना, तो उस विषय को हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर मैं आपको लेखांकन पढ़ा रही हूँ, अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ और आपको डेटर्स, क्रेडिटर्स, असेट्स, लायबिलिटीज, इन सब का मतलब नहीं पता तो आप कभी भी लेखांकन को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये लेखांकन की क्या है, शब्दावली है। इसी तरीके से प्रबंध की भी अपनी खुद की शब्दावली और
हैं। जैसे आप प्रबंध पढ़ रहे हैं तो आपको नियोजन का मतलब पता होना चाहिए, समन्वय क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में प्रबंध के सिद्धांत कौन से हैं ये जब तक आपको नहीं पता, प्रबंध की खुद की डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता तो क्या आप प्रबंध के बारे में कुछ लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो प्रबंध की अपनी खुद की क्या है? टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद प्रबंध के सिद्धांत भी एक और इसकी जो विशेषता है वो क्या है? प्रबंध के सिद्धांत विभिन्न संगठनों पर बार बार परीक्षण और अवलोकन करने के बाद विकसित हुए हैं। हमने विज्ञान की एक और परिभाषा क्या पढ़ी थी, एक और विशेषता क्या पढ़ी थी? परीक्षणों पर आधारित है। तो इसी प्रकार प्रबंध के जो सिद्धांत विकसित किए गए हैं ना, वो भी बार बार परीक्षण करने और अवलोकन करने के बाद में विकसित किए गए हैं कि हर अलग अलग संगठनों पर इन सिद्धांत को अप्लाई कर कर देखा गया है और उनके रिजल्ट्स का क्या किया गया है? अवलोकन किया गया है। प्रबंध के सिद्धांत, प्रबंध के दो मुख्य सिद्धांत हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का और हेनरी फिनरॉल ने कार्यात्मक प्रबंध के सिद्धांतों को विकसित किया था। ये प्रबंध के सिद्धांतों के दो मुख्य उदाहरण हैं। ये दोनों ही सिद्धांत आगे जाके आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। एग्जाम के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट और कार्यात्मक प्रबंध, फंक्शनल मैनेजमेंट, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे के चैप्टर्स में हम इनको और डीप में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ दो उदाहरण आपको बता रही हूँ कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था और हेनरी फिनरॉल ने कार्यात्मक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान भी है। प्रबंध में विज्ञान की भी सारी की सारी विशेषताएं मौजूद हैं। तो आपको अगर मैं अब ये प्रश्न पूछूं कि प्रबंध कला है या विज्ञान, तो आपका आंसर आएगा कि प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है। इसमें कला के भी सारे गुण उपलब्ध होते हैं और विज्ञान के भी। इसके पश्चात कला और विज्ञान तो प्रबंध है, पर क्या प्रबंध एक पेशा यानी कि प्रोफेशन भी है? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि प्रबंध को एक पेशा भी कहा जा सकता है क्या? पेशे को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पेशे को हम हिंदी में कहते हैं प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर, सीए, वकील, ये सब क्या है? प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं, पेशेगत व्यक्ति होते हैं। तो क्या प्रबंध या प्रबंधकर्ता भी एक पेशेगत व्यक्ति है? क्या मैं इसको एक पेशा कह सकती हूँ? तो सबसे पहला पेशे की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? जब तक हम पेशे को नहीं समझ लेते हम ये नहीं कह पाएंगे कि प्रबंध पेशा है या नहीं। तो पेशे की अपनी खुद की कुछ क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। तो भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह है। पेशा क्या है? भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह है। जब तक हमें उस कार्य से संबंधित ज्ञान का अध्ययन नहीं हो जाता तब तक हम पेशे को संचालित नहीं कर सकते। दूसरा, अवरोधित प्रवेश। पेशे में तभी प्रवेश कर पाओगे जब उससे संबंधित शैक्षणिक योग्यता आप लोगों के पास में है, आपने उससे संबंधित परीक्षा को पास कर रखा है। उदाहरण के लिए यदि आप भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमर्स पढ़ रहे हो, मोस्टली हर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए बनना चाहता है, तो उसके लिए आपको भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में पास होना होगा। यानी कि अगर आप इंडिया में सीए बनना चाहते हो, आप एज अ प्रोफेशन सीए में वर्क करना चाहते हो, तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के एग्जाम्स को क्या करना पड़ेगा?
पास करना पड़ेगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो कहते हो मैम मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो आपको MBBS करना पड़ेगा। अगर आप कहते हो मैम मुझे क्या बनना है, एडवोकेट बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, LLB करनी पड़ेगी। आप कोई भी प्रोफेशन करना चाहो, जब तक उससे संबंधित शैक्षिक योग्यता आपके पास में नहीं है, तब तक हम नहीं कह सकते कि आप वो प्रोफेशन में कार्य कर पाएंगे। पेशेगत परिषद सभी पेशे किसी ना किसी सभा से जुड़े होते हैं, इनमें प्रवेश का नियमन करते हैं, कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करते हैं। ये सब क्या है, देखो पेशेगत परिषद है, MBBS, LLB, ICAI, इन सब के अपने इंस्टीट्यूट है। और ये सब जब आप परीक्षा को पात्र कर लेते हैं तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि आपको ऑथराइज्ड कर देते हैं कि अब आप एक पेशे यानी कि प्रोफेशनल पर्सन के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो पेशे की ये विशेषताएं पढ़ने के बाद में मैं ये तो नहीं कह सकती कि प्रबंध 100% पेशा है, क्योंकि एक प्रबंधक के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो पेशेगत ज्ञान को प्राप्त करे। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छा प्रबंधक हो सकता है, परंतु फिर भी प्रबंध में पेशे की कुछ विशेषताएं क्या होती हैं, विद्यमान होती है। पूरे विश्व में प्रबंध विशेष रूप से संकाय के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ ज्ञान के व्यवस्थित समूह पर आधारित होता है, जिसकी भली भांति परिभाषित सिद्धांत हैं, जो व्यवसाय की विभिन्न परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। इनका ज्ञान हमें महाविद्यालयों, पेशेवर संस्थाओं में पुस्तकों, पत्रिकाओं के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है। यानी कि पेशे की पढ़ाई की जा रही है, अलग अलग महाविद्यालयों के अंदर क्या है, प्रबंध को पढ़ाया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक पेशा है। इसकी भी पुस्तक और पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। जैसे हम भी आपको क्या पढ़ा रहे हैं, प्रबंध पढ़ा रहे हैं, इसीलिए प्रबंध को एक पेशे के रूप में आप कह सकते हो, क्योंकि इसके लिए भी हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। किसी भी व्यावसायिक इकाई में किसी भी व्यक्तिगत प्रबंध की मनोनीति अथवा नियुक्ति की जा सकती है। यदि व्यक्ति में कोई शैक्षणिक उपयोगिता है, उसे भी प्रबंधक कहा जा सकता है। आजकल प्रबंधक के लिए एक डिग्री बहुत पॉपुलर है, MBA, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप मैनेजमेंट हैं, आप एक मैनेजमेंट में काम करना चाहते हैं, तो आप MBA करते हैं, बहुत पॉपुलर है। तो आजकल कुछ जगहों पर एक शैक्षणिक योग्यता की मांग की जाने लगी है प्रबंधक के रूप में कार्य करने की, वो है MBA। इसीलिए प्रबंधक में कुछ विशेषताएं किससे संबंधित हैं, पेशे से संबंधित हैं। तो पूर्ण रूप से प्रबंध पेशा नहीं है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ अब प्रबंध एक पेशे के रूप में कार्य करने लगा है। तो आज मैंने आपको प्रबंध की 3 गतिविधियों के बारे में बताया कि प्रबंध कला है, विज्ञान है या पेशा है। तो प्रबंध तीनों है, कला भी है, विज्ञान भी है और पेशा भी है। इसमें तीनों की विशेषताएं क्या है, उपलब्ध है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गारंटी के साथ कह रही हूँ, एग्जाम में इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को आप अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट से मुझे ये पता चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, ताकि मैं उनको सॉल्व कर पाऊं। तब तक के लिए ऐसे ही मन लगा करके पढ़िए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। बोर्ड्स के लिए इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए।
थैंक यू सो मच।